So, hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to start the second chapter of Unit Biotechnology, that is Applications of Biotechnology. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी के सारे प्रिंसिपल्स की बात की थी, पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को समझा था कि कैसे हम डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशंस पर काट सकते हैं, कैसे हम उसे लिंक कर सकते हैं किसी प्लाज्मिड या वेक्टर के साथ, कैसे हम उस वेक्टर को एक होस्ट के अंदर भेज सकते हैं, कैसे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस करा सकते हैं और बना सकते हैं अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, कैसे हम उस प्रोटीन को बैक्टीरिया के बचे हुए प्रोटीन से सेपरेट कर सकते हैं और प्योरीफाई कर सकते हैं। सेपरेशन के बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किस हिसाब से होती है एंड अल्टीमेटली कैसे हम अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज कर सकते हैं, मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हमने पढ़ा और इसके अंदर काफी सारी टेक्निक्स थी विच वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। फॉर एग्जांपल अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मैकेनिज्म ऑफ लाइगेशन, the mechanism of action of restriction endonuclease, the mechanism of polymerase chain reaction, इन सब की हमारी जनरल लाइफ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस को हमें आज समझना है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन अपने अंदर एक्सप्रेस करा सकते हैं, अपना कोई भी जीन किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस करा सकते हैं, ये बात तो हमारे पल्ले पड़ गई। लेकिन इसको हम अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को और बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोटोकॉल को हम लोग बायोफार्मास्यूटिकल्स में किस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, थेराप्यूटिक्स में किस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज बायोपायरेसी एंड इंडियन पेटेंट बिल क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ते हैं एक चैप्टर के अंदर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, अभी तक आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं, जो प्रोसेसेस आपने पढ़े हैं पहले चैप्टर में, अब उनको इंप्लाई करना है आपको, अब उनको देखना है कि डेली लाइफ में ये कहां कहां इस्तेमाल हो सकते हैं। सो एक जनरल मैकेनिज्म की अगर आप बात करें तो हम देख चुके थे कि आप यहां पर जीएमओज बनाते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए को आपने मॉडिफाई कर दिया है, जिसके डीएनए में आपने कुछ चेंजेस ले आए हैं, वो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मेरा इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हो जाए, तो मैंने क्या किया, ये मेरा पूरा का पूरा जीनोम था, मेरे पूरे के पूरे जीनोम से मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट किया। मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा, मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं डाल दूंगा एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड के अंदर, एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड या वेक्टर के अंदर मैंने डाल दिया, तो यहां पे क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया, क्योंकि प्लाज्मिड का जो बचा हुआ डीएनए था ये बैक्टीरियल ओरिजिन का है, बिकॉज इट इज अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड। और जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका ह्यूमन ओरिजिन का है, ये मेरे जीनोम का जीन है, ये ह्यूमन का जीन है। तो ह्यूमन और बैक्टीरिया की कॉम्बिनेशन तैयार हुई है, तो क्या मैं इसे रिकम्बिनेंट डीएनए बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा दूंगा मैं किसके अंदर, होस्ट के अंदर, यानी कि आपके एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर या किसी भी और बैक्टीरियम के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किया है। एंड अल्टीमेटली इस होस्ट के अंदर जाने के बाद मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड अल्टीमेटली क्या बनाएगा, डिजायरेबल प्रोटीन बनाएगा। जो प्रोटीन मैं चाहता हूं वो प्रोटीन यहां पर मेरे को मिल जाएगा। ये एक बेसिक फ्लो वर्क है जो कि हम देख चुके हैं। अब हमें यह देखना है कि आप क्या क्या एक्सप्रेस करा सकते हो और कैसे आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस का इस्तेमाल करके बेहतर प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। So let's talk about the applications of biotechnology in detail, और अलग अलग जगह क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, क्या क्या वाइटलाइजेशंस हो सकती है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं जिससे कि हम लोग बेहतर तरीके से स्लाइड्स को देख सके। स्लाइड्स बहुत ही प्यारी हैं, तो साथ साथ चीजों को नोट करते रहिएगा। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? बायोटेक्नोलॉजी की काफी सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं अलग अलग रीजन्स के अंदर, यानी अलग अलग फील्ड ऑफ बायोलॉजी के अंदर। अगर आप देखें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनने के बाद आप कोई भी फॉरेन जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस करा सकते हैं। जैसे मेरा इंसुलिन का जीन मैंने बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस कराया, सिमिलरली मेरा इंसुलिन का जीन मैं किसी फंगस के अंदर एक्सप्रेस करा सकता हूं। किसी बैक्टीरिया से निकाला हुआ कोई जीन मैं किसी प्लांट में डाल सकता हूं, किसी बैक्टीरिया से निकाला हुआ कोई जीन मैं किसी फंगस में डाल सकता हूं, किसी फंगस से निकाला हुआ जीन मैं किसी बैक्टीरिया में डाल सकता हूं। यानी कि यहां पर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किंगडम इज नॉट अ बाउंड्री। हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज्यादा अनरिलेटेड होते हैं, इसीलिए उनको अलग अलग किंगडम में डाला गया। प्लांट और एनिमल में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए प्लांट किंगडम अलग है, एनिमल किंगडम अलग है।
हम में और एक पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट है और आप सबसे कॉम्प्लेक्स किंगडम एनिमेलिया में प्रेजेंट हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बायोटेक्नोलॉजी, तो आप किसी भी किंगडम के किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक जीन को उठाकर एक्सप्रेस करा सकते हो किसी और किंगडम के होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, ये बैरियर्स को ब्रेक करने में विश्वास रखती है। ये इस बात में विश्वास रखती है कि हम सब लोगों का बेस सेम है, और वो बेस क्या है? वो बेस है हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो बेस है हमारा डीएनए। अगर आपके अंदर डीएनए है, मेरे अंदर डीएनए है और एक प्लांट के अंदर डीएनए है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हम लोग रखते हैं। और अगर हम थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज रखते हैं तो उनका फायदा उठाते हुए हम एक दूसरे के जीन्स को एक्सेप्ट करने की एक कोशिश कर सकते हैं, एक रेगुलेटेड मैनर में, एक कंट्रोल्ड मैनर में। ऐसा नहीं है कि आपने 50 जीन एक प्लांट के उठाए और अपने अंदर डालने की कोशिश करी, या फिर आपने अपने 50 जीन उठाए और एक प्लांट के अंदर डालने की कोशिश करी। इसीलिए एक कमिटी बनी हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है और उस प्रोजेक्ट को आपको पिच करना पड़ता है जीईएसी के ऑफिसर्स के सामने। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के ऑफिसर्स, जो कि बहुत बड़े बड़े जेनेटिसिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस चीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब आप उनके सामने अपने प्रोजेक्ट को पिच करते हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, उसके पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बताते हैं कि इससे क्या रिवोल्यूशनाइजिंग हो सकता है, इससे क्या अच्छी चीज हो सकती है, लोगों की कैसे मदद हो सकती है, लेकिन अगर उसका दुष्परिणाम भी बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो जीईएसी ऐसे प्रोजेक्ट्स को लिमिट कर देता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ को रोक देता है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि काफी सारे एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, काफी सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के। तो इन्हें कंट्रोल्ड वे में करना बहुत जरूरी है, ह्यूमन की सस्टेनेबिलिटी के लिए, इस पूरी दुनिया के विकास के लिए, और एक डेवलपमेंटल पैटर्न को ट्रैक करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में डेवलपमेंट हो, आप जो बना रहे हो वो चीज बचे हुए ह्यूमंस के काम आए, बचे हुए एनिमल्स के काम आए, किसी चीज को आपने तैयार किया वो लोगों के वेलफेयर में लगे, तो उसके लिए कंट्रोल्ड रिसर्चेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 1,00,000 लोगों का भला करते हो और उस चक्कर में 1000 लोगों की डेथ हो जाती है, तो ये साइंस में एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। आपको क्या करना है? आपको एकदम ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसके बहुत खासे दुष्परिणाम ना हो। छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन उससे अगर किसी की जान को हानि हुई तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं करने दिया जाता, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बारे में आप लोग फर्दर अगली क्लासेस में भी पढ़ेंगे, जब आप जाएंगे रिसर्च स्टूडेंट बनेंगे, या जब आप मेडिकल लाइन में जाएंगे और मेडिकल पेटेंट्स के बारे में जानेंगे, देन यू विल बी नोइंग अबाउट दिस वेरी वेल। बायोटेक्नोलॉजी की 1000 एप्लीकेशंस है। आज आप जो भी चीजें देखते हो उनमें से अधिकतर चीजें आपकी बायोटेक्नोलॉजी से ही बनने लग जाएंगी आने वाले कुछ साल के अंदर अंदर। यहां पर अगर आप देखो तो बायो फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल मतलब रिलेटेड टू द फार्मा, दवाई वगैरह से रिलेटेड। लेकिन यहां पर आपने दवाई के रूप में क्या यूज किया है? आपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज किया है। बायो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब ऐसे फार्मास्यूटिकल्स जहां पे नॉर्मल दवाई नहीं बल्कि कोई ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हुआ है पूरा का पूरा, जैसे कोई माइक्रोब इस्तेमाल हो सकता है, या इसके अंदर का कोई एंजाइम इस्तेमाल हुआ है, या इसके अंदर का कोई और केमिकल एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया गया है, उसे आप बोलते हैं बायो फार्मास्यूटिकल। यानी यहां पर क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। अगर समझ लो मैंने एक दवाई बनाई, या मैंने बैक्टीरिया के अंदर कोई जीन डाला जिससे कोई केमिकल जो है एक्सप्रेस हो रहा है, उस केमिकल को आपने इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो वो केमिकल अब कौन बना रहा है? बैक्टीरिया बना रहा है, तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नाउ। तो बायोफार्मास्यूटिकल की सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं दैट इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। इसे आप बायोफार्मास्यूटिकल कहते हो। थेराप्यूटिक्स यानी थेरेपी देना। थेरेपी देना मतलब उपचार करना। कोई बीमारी है, उसका हमें उपचार करना है, उसको हमें क्या करना है? करेक्ट करना है। तो इस थेराप्यूटिक में आप लोग देखेंगे कि आपकी जीन थेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई जीन है ही नहीं, डिलीट हो गया या म्यूटेट हो गया, सही प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। आपको पता है जीन मतलब डीएनए, अगर डीएनए म्यूटेट हो गया है तो करेक्ट प्रोटीन नहीं बनाएगा, अगर जीन डिलीट हो गया है तो करेक्ट प्रोटीन नहीं बनाएगा। लेकिन आपको अपने नॉर्मल काम के लिए करेक्ट प्रोटीन चाहिए। अब आप क्या करते हो? करेक्ट प्रोटीन या करेक्ट एंजाइम या तो डायरेक्टली डाल देते हो इंडिविजुअल के अंदर। समझ लो मेरी बॉडी में एक प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन एक्स लेट से,
उसके इंजेक्शंस मिलते हैं मार्केट में, इंजेक्शंस डॉक्टर से मैंने लगवा लिए कि हाँ भाई ये एंजाइम आपकी बॉडी में 10 दिन काम करेगा, 10 दिन बाद दोबारा आकर के इंजेक्शन लगवा लेना। ये तो होता है कि एंजाइम मैंने दे दिया है वाया इंजेक्शन। एक होता है कि मैंने जीन ही डाल दिया, या एक तो क्या है कि मैं दिन के 10 रुपए के टमाटर खरीदूं क्योंकि मुझे टमाटर की चटनी घर पे बना के खाना बहुत पसंद है, या मुझे टोमेटो का सूप बहुत पसंद है। रोज मैं 10-10 रुपए के टमाटर खरीदता हूं और पिछले 50 सालों से खरीद रहा हूं और अगले 50 साल और खरीदना है। लेट से हमारे घर में रिचुअल है कि दादाजी टमाटर रोज खरीदते थे, पिताजी खरीदते थे, मैं खरीदता हूं। अब मैं इंटेलिजेंट हूं, तुम्हें पता है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक भाई टमाटर का गार्डन लगा लिया अपने घर के ऊपर। राइट, मैंने गार्डन लगा लिया कि हाँ भाई यहां पर रोज टमाटर उगेंगे, यहां से मैं टमाटर तोड़ करके ले आऊंगा। यानी मैंने क्या कर लिया, खुद की एक छोटी सी माइन्यूट फैक्ट्री बिल्ड कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें यही काम थेराप्यूटिक्स में भी लगाना है। मेरे भाई आप जाओगे हर महीने एंजाइम लोगे, आप जाओगे हर महीने एंजाइम लोगे। अगर हम एक बच्चे के अंदर इस डिजीज को डायग्नोज कर चुके होते, अगर हम एक बच्चे के अंदर समझ चुके होते कि इसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसके अंदर कोई म्यूटेशन या डिलीशन हुई है, और हम उस जीन को ही डायरेक्टली इंसर्ट करा देते बच्चे के अंदर जब वो बहुत छोटा है, कुछ सेल्यूलर स्टेजेस में है, तो क्या हम उसे फैक्ट्री नहीं बोलते प्रोटीन की? जीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, एक्सप्रेस करना, एंजाइम तैयार करना। अगर आपने इंसर्ट कर दिया है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उस बेबी के अंदर जब बहुत कम सेल्स थे, तो जब वो सेल्स डिवाइड करेंगे तो काफी सारे ऐसे सेल्स बन जाएंगे बेबी के अंदर जहां पे फंक्शनल प्रोटीन बन रहा होगा। तो आपने एक फैक्ट्री डाल दी है बकायदा। तो अब आपको डेली जाकर टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास टमाटर का बागान है। सिमिलरली आपको डेली जाकर के या फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जाके प्रोटीन या एंजाइम लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास एंजाइम की फैक्ट्री डल चुकी है जिसको आपने जीन बोल दिया। तो यहां पर क्या है, इसे जीन थेरेपी कहा जाता है। आगे चल के मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि जीन थेरेपी का जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल था वो आपने किस केस में देखा। डायग्नोस्टिक, मेरे भाई अब थेराप्यूटिक पे आप कब जाओगे, आप उपचार कब करोगे? जब बीमारी आप पकड़ पाओगे। अगर आप बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहे तो उपचार करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यू विल ट्रीट अ डिजीज व्हेन यू विल फाइंड दैट देयर इज अ डिजीज। राइट, कोई समस्या होगी तभी तो समाधान होगा ना। समस्या अक्सर हमें तब पता लगती है जब गाड़ी छूट चुकी होती है। एड्स के केस में आपको पता है कि सिम्टम्स इतने माइन्यूट होते हैं कि आपको कई बार पता ही नहीं लगता कि आपको दुनिया की सबसे गंभीर बीमारी हो चुकी है। और जब तक आपको पता लगती है कि दुनिया की सबसे गंभीर बीमारी आपको हुई है, वो 5 साल 10 साल तक वायरस अपने आप को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर चुका रहता है, आपके काफी सारे सेल्स में इन्वेड कर चुका रहता है, आपकी इम्यूनिटी की ऑलरेडी बैंड बजा चुका रहता है, आपके टी हेल्पर सेल्स का नंबर एकदम एक्सट्रीमली लो कर चुका रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या जरूरी है कि बीमारी को हम जल्दी पकड़ लें। और बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए कुछ हमारे पास जुगाड़ होते हैं, जिनमें एलाइजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंड पीसीआर जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। उसका प्रिंसिपल हम देखेंगे कि आखिर पीसीआर का मकसद क्या था। तब तो हमने बेसिक पूरा प्रोटोकॉल समझा कि डीनेचुरेशन हो रही है, एनिलिंग हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, हमने पूरे प्रोसेस को देखा। अब हम ये देखेंगे कि वो प्रोसेस हमारे काम किस हिसाब से आ सकता है, बिकॉज एप्लीकेशन हमें देखनी है। देन आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हो फॉर एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर में आप ऐसे क्रॉप उगा सकते हो जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी है खुद ही पेस्टिसाइड होने की। यानी अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को खाने की कोशिश करेगा तो उस इंसेक्ट पेस्ट की डेथ हो जाएगी। तो क्या हमें यहां पर इंसेक्टिसाइड केमिकल, पेस्टिसाइड केमिकल लगाने की जरूरत पड़ी? हमारी एडिशनल कॉस्ट बच गई। पहले इंसेक्ट आते थे, पेड़ पौधों को खाकर चले जाते थे, अधिकतर प्रोडक्टिविटी की बैंड बच जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड है क्रॉप, उसके अंदर आपने एक ऐसा प्रोटीन डाल दिया है जो अगर खाएगा कोई इंसेक्ट तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। एक दो इंसेक्ट ने खाया, मजे उठाए, उनकी पड़ी हुई लाशें देखकर बचे हुए इंसेक्ट समझ गए भाई भाग लो, कुछ गड़बड़ है, और इंसेक्ट ऐसे क्रॉप्स को खाना प्रेफर नहीं करते। तो आप क्या करते हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पैटर्न पर पहुंच जाते हो। आप भी ये नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा इंसेक्ट की डेथ हो। अगर आप इंसेक्टिसाइड छिड़क देंगे तो सारे इंसेक्ट मर जाएंगे, सारे पेस्ट मर जाएंगे। चाहे वो हार्मफुल था, चाहे वो यूजफुल था, चाहे वो न्यूट्रल था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने केमिकल छिड़का है तो हर प्रकार के इंसेक्ट के ऊपर वो इफेक्ट दिखाएगा। कोई ज्यादा सेंसिटिव है तो उनकी सारी इंडिविजुअल्स को मार देगा, कोई कम सेंसिटिव है तो उनके कम इंडिविजुअल को मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। लेकिन जब आप बात करते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, तो ये क्या करते हैं, ये आपके स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं।
एकदम स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं। यानी अगर कॉटन बॉलवॉर्म आपकी हार्म पहुंचा रहा है क्रॉप को, तो सिर्फ कॉटन बॉलवॉर्म को ही मारेंगे। अगर कॉर्न बोरर पहुंचा रहा है आपकी फसल को हार्म, तो सिर्फ कॉर्न बोरर को ही मारेंगे। इतने स्पेसिफिक होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो ओवरऑल इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी का ये ख्याल रखते हैं, बहुत सारी स्पीसीज को नहीं मारते, सिर्फ चुनिंदा स्पीसीज को मारते हैं। और उनके कुछ ऑर्गेनिज्म मरते हैं, उन्हें भी पता लग जाता है कि हाँ भाई मौत का पैगाम आ चुका है, जल्दी भाग चलो, इस पर्टिकुलर क्रॉप को या तो मत खाना। प्रोसेस्ड फूड, आप लोग फूड को प्रोसेस कर सकते हैं और बेहतर फूड आप लोग तैयार कर सकते हैं जिससे कि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़े। जैसे कि आप मिल्क तैयार कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन का लेवल अच्छा खासा हो, राइट। मिल्क आप तैयार कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन का लेवल अच्छा खासा हो। आप पालक तैयार करते हो जिसमें आयरन की कंटेंट और ज्यादा आपने बेहतर कर दी हो, तो अल्टीमेटली क्या है, आप प्रोसेस्ड फूड तैयार कर सकते हैं। बायो रिमीडिएशन, रिमीडिएशन मतलब किसी चीज से अपना पीछा छुड़ाना, और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का आप यहां पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुपर बग का नाम जरूर सुना होगा कि काफी बार आपके समुद्र में तेल के जहाज पलट जाते हैं। तो तेल के जहाज अगर पलट चुके हैं समुद्र के ऊपर, तो क्या हुआ, तेल और वाटर तो भाई सॉल्युबल नहीं होते, तेल आपका पानी के ऊपर बहुत ज्यादा दूर तक फैल जाता है, कई किलोमीटर तक फैल जाता है और एक मोटी सी परत बना लेता है। उस मोटी सी परत को क्रॉस करके ना ही सनलाइट नीचे जा पाती है और ऑक्सीजन पेनिट्रेशन का भी कोई भी स्कोप नहीं बचता। तो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, नीचे जो आपके पौधे हैं, पेड़ वगैरह हैं, मछलियां वगैरह हैं, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। जहां पर काम आता है आपके सुपर बग का, यानी यहां पर क्या है, आप लोग सूडोमोनास पुटीडा का इस्तेमाल करते हो, राइट। नीचे अंडरलाइन लगा लेना, बायोलॉजिकल नेम है और यहां पर पी कैपिटल आ जाएगा, बट स्टिल हम लोग सिर्फ एक चीज समझ रहे हैं। तो ऑयल स्पिल्स को हटाने के लिए आप सूडोमोनास पुटीडा का इस्तेमाल करते हो, जिसे सुपर बग बोला जाता है। सिमिलरली काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आप डायरेक्शन दे सकते हो कि भैया मैंने एक बैक्टीरिया तैयार किया है जो CO2 को फिक्स करता है और शुगर्स बनाता है CO2 को फिक्स करके, यानी आपके एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको धीरे 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 कम करता रहता है, यूटिलाइज करता रहता है, जिससे हवा साफ हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी और टॉक्सिकेंट को बहुत ज्यादा कम कर रहा है हमारा मॉडिफाइड बैक्टीरिया। यह कार्बन मोनोऑक्साइड को खा जाता है जी। अगर आप एक ऐसे पॉइजनस एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को, उस कार्बन मोनोऑक्साइड को खाने का काम करता है हमारा बैक्टीरिया। तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया के लिए तो वो भोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड खा करके ये तो अपना खाना बना लेगा, एक यूटिलाइजेबल अच्छा प्रोडक्ट बना लेगा, और हवा से आपका कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो गया, हवा भी शुद्ध। तो दो अल्टीमेट काम आपने देखे कि बैक्टीरिया का बैक्टीरिया विच इज नॉन पैथोजेनिक आपको कोई बीमारी कॉज नहीं कर रहा है, बल्कि आपके टॉक्सिकेंट्स को कम कर रहा है और खुद के लिए एनर्जी भी बना ले रहा है। सो इट इज गोइंग टू बी अब पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एज वेल, क्योंकि अब प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ गया ना, केमिकल्स को इस्तेमाल करके एनर्जी बना रहा है, तो ये अपना खुद का जुगाड़ खाने पीने का रखता है, ये किसी पर बोझ नहीं बन रहा। तो बायो रिमीडिएशन भी आपको देखने को मिलती है जहां पर आप टॉक्सिक चीजों का एलिमिनेशन करते हो, किसी भी टॉक्सिक चीज की एलिमिनेशन आप लोग कर सकते हो। वेस्ट ट्रीटमेंट, अभी भी दुनिया के अंदर जितना भी सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसमें आप इस्तेमाल करते हो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंगस के बिना सीवेज ट्रीटमेंट आज भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी ह्यूमन टेक्नोलॉजी, कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी अभी तक इस मीन प्रोसेस को चेंज नहीं कर पाई। अभी तक आपको पूरा का पूरा रिलाय होना पड़ता है इन प्रोसेसेस के ऊपर ही, जहां पर यू आर यूटिलाइजिंग बैक्टीरियम्स, जहां पर यू आर यूटिलाइजिंग फंगसेस, और इस पूरे के पूरे टॉपिक को आप पढ़ते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टॉपिक को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर के अंदर। सेम कंसेप्ट यहां पर लगता है कि बैक्टीरिया के बिना आपका वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। एनर्जी प्रोडक्शन, जैसा मैंने आपको बताया था, बायो रिमीडिएशन में आप बैक्टीरिया का या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हो टॉक्सिकेंट्स को कम करने के लिए, उनके प्रभाव को, उनके दुष्परिणामों को कम करने के लिए। यहां पर आप एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हो ऐसे ही नए नए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को तैयार करके, कि ये हमारा बैक्टीरियम है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये बायोडीजल की तरह काम करता है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है जी, ये बायो पेट्रोल की तरह काम करता है। आपने काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम सुना भी होगा विच आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज बायोफ्यूल्स। यहां पर उन्हीं की बात हो रही है, ये बायोफ्यूल का काम करते हैं।
तो आप इन्हें बायोफ्यूल क्यों कहते हो? क्योंकि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जो फ्यूल का काम करते हैं, जो कि एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और उस एनर्जी को आप 1000 तरीके के प्रोसेसेस में इंप्लाई कर सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी हर जगह है, खाने पीने के लिए, चाहे प्रोसेस्ड फूड हो, चाहे आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपकी दवाइयां हो, चाहे आपके बायोफार्मास्यूटिकल्स हो, हर प्रकार से आपका बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोफार्मास्यूटिकल में हमने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया, क्या क्या तकलीफें आई, कैसे कैसे उनको करेक्ट किया, डायग्नोसिस में क्या क्या यूज किया, पीसीआर यूज किया तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे, एलाइजा यूज किया तो कैसे यूज किया, पूरा प्रोटोकॉल क्या है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे, ठीक है, बायो रिमीडिएशन कैसे करी, जीन थेरेपी क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, एंड उसके बाद में हम लोग पेटेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें क्या है, हमें यहां पर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना रहता है। सबसे पहली चीज क्या है, यहां पर एक बढ़िया कैटलिस्ट बनाना, यानी कि एक ऐसी चीज जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाए, या फिर एक ऐसी चीज जो किसी नए रिएक्शन को प्रोसेस करा दे। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि आप एक ऐसा काम कर पाओ जो पहले कर पाना या तो असंभव था या मुश्किल था। दोनों चीजों में फर्क है दोस्त। एक ऐसा काम जो दुनिया में हो ही नहीं रहा था, जो आपकी मदद से होने लग गया। आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, आपने एक ऐसा एंजाइम बनाया, आपने एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया जो आपके लिए एक नोवेल काम करता है, एक नया काम करता है। तो क्या हुआ? आपने एक असंभव काम को संभव बनाया। आज से पहले वो काम नहीं हुआ था, या फिर अगर हो भी रहा था तो लो एफिशिएंसी के साथ हो रहा था। आपने उस काम के होने के स्तर को बेहतर बना दिया, आपने उस काम को और बेटर बना दिया। ये काम आपको करना है। सेकंड, आपने एक बार बेहतर एंजाइम तैयार कर लिया, बेहतर माइक्रोब तैयार कर लिया, उसको आप लोग सुटेबल कंडीशन भी दोगे। एक एंजाइम बेस्ट कब होता है? एक एंजाइम बेस्ट तब होता है जब उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम कंडीशंस दी जाए, अदरवाइज एंजाइम का कोई मोल नहीं है। मेरी बॉडी के अंदर मेरा डीएनए पॉलीमरेज है, 37 डिग्री के ऊपर एकदम फाइन, एकदम परफेक्ट काम करता है। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर कर दूं 47 डिग्री सेल्सियस, वही एंजाइम जो बेस्ट था, जो मेरी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी था, जो मेरे पूरे डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा था, अब मेरे किसी भी काम का नहीं रहा। अब वो काम ही नहीं कर रहा क्योंकि ऑप्टिमल टेम्परेचर नहीं है। सिमिलरली कोई ऐसा एंजाइम है जो कि काम करता है न्यूट्रल पीएच के ऊपर, और मैंने उसे रख दिया है पीएच 3.5 पे, क्या वो काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आपका कोई भी एंजाइम, कोई भी कैटलिस्ट काम तब करता है जब ऑप्टिमल कंडीशंस हो। तो हमें ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करनी है जिससे कि एक कैटलिस्ट, एक जो आपने तैयार किया है ऑर्गेनिज्म, वो काम भी कर पाए। और अगर आपने काम कराना स्टार्ट कर दिया उस एंजाइम से, तो प्रोडक्ट भी बनेंगे। उन प्रोडक्ट्स को भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है बचे हुए प्रोडक्ट से, प्योरीफाई करना है और मार्केट में लॉन्च कर देना है। यानी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाएगी। आपके जीन के एक्सप्रेशन के बाद, प्रोटीन बनने के बाद आप अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज क्या हैं? सबसे पहले तो आपको बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है, चाहे वो कोई इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हो। यानी एक ऑर्गेनिज्म पहले कुछ काम नहीं कर पा रहा था, लेट्स से, अब आपने उसके अंदर एक नया जीन डाला है। नया जीन जैसे ही आपने डाला, वो जीन आरएनए में कन्वर्ट हुआ एंड अल्टीमेटली प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। तो नाउ इट इज एन इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। उसमें एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ गया है। एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा आने की वजह से वो कुछ नए रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकता है। इट इज बिहेविंग लाइक एन अपडेटेड वर्जन ऑफ इटसेल्फ। पहले आपका एक बैक्टीरिया था, अब वो बन चुका है बैक्टीरिया 2.0। अब उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आपने लॉन्च कर दिए हैं, जस्ट बिकॉज आपने कुछ जीन्स इंसर्ट कर दिए हैं। तो आपको क्या मिलेगा? एक बेटर इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेगा। तो यूजुअली आप एक माइक्रोब को इंप्रूव करते हो, उसके अंदर नए जीन्स डाल के, बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर आप प्योर एंजाइम बनाते हो। आप उसके अंदर कोई जीन डाल रहे हो, उससे आरएनए बन रहा, उससे प्रोटीन बन रहा, आपने उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, एंजाइम आपके पास आ गया। अब इस एंजाइम की वैल्यू कब है? मैंने आपको बताया था जब इसको ऑप्टिमल कंडीशन मिले एक्ट करने के लिए। तो अब आपको ऑप्टिमल कंडीशंस देनी है जिससे कि ये जो कैटलिस्ट आपने बनाया है, चाहे ये इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म है, चाहे आपका एक प्योरीफाइड एंजाइम है, ये अच्छे से एक्ट कर सके। जैसे कि आपने यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया, आपने यहाँ पर पीएच दे दिया, आपने यहाँ पर विटामिन और सॉल्ट्स दे दिए जिससे कि ये बढ़िया तरीके से काम कर सके, एंड सो ऑन। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यानी आपने एक बार प्रोटीन बन गया है, आपका डीएनए एक्सप्रेस करके प्रोटीन बना चुका है, तो आपने क्या कर दिया? अब उस प्रोटीन को
प्योरीफाई कर लिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई कर लिया और इसे क्या करना स्टार्ट कर दिया आपने, और बेहतर बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, अगर ये कोई इंपॉर्टेंट केमिकल है जो खाने पीने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो आपने इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, आपने क्या स्टार्ट कर दिया, इसकी पैकेजिंग स्टार्ट कर दी, एंड अल्टीमेटली आप इसे मार्केट के अंदर लेकर आएंगे फॉर द कमर्शियलाइजेशन पर्पस, फॉर द कमर्शियलाइजेशन पर्पस। ठीक है, ये आपको यहां पर देखना है। नाउ एक एक एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। हम स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशंस ले रहे हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। जैसा मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम क्या डिमांड करता है, इकोसिस्टम डिमांड करता है सस्टेनेबिलिटी, और कुछ नहीं, कि हाँ भाई इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको बढ़िया तरीके से सरवाइव करने दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इकोसिस्टम सस्टेनेबल कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज यहां पर रहेंगी, स्पीसीज का नंबर जब आपका ज्यादा रहेगा। अगर आपने अधिकतर इंसेक्ट की स्पीसीज को मार दिया है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड छिड़क करके, तो क्या इकोसिस्टम सस्टेनेबल रहेगा? द आंसर इज नो। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चुनिंदा इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करना है, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में। वो आप कैसे कर सकते हो, जब आपके पास एकदम सिलेक्टिव मेथड है टू किल द इंसेक्ट, एकदम स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप पर जब आप अटैक करोगे तभी ये काम चल पाएगा, एकदम स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप के ऊपर। के ऊपर आपको अटैक करना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा। तो एमएस स्वामीनाथन साहब का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने हरित क्रांति हमारे देश के अंदर लाई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारे देश के अंदर आई, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश के अंदर आई, तो हम लोग नॉर्मल जो हम अनाज प्रोड्यूस कर रहे थे उसका 3 गुना अनाज प्रोड्यूस करने लग गए, 3 गुना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। लेकिन 3 गुना प्रोडक्टिविटी होने के बाद भी हम लोग अपनी पूरी की पूरी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको ठीक तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो 3 गुना प्रोडक्टिविटी थी ये किस वजह से थी? पार्शियली ये इस वजह से थी कि आपने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाई। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ये होते हैं कि आपने लॉस को रोक लिया। 2 तरीके हैं भाई प्रॉफिट अपनाने के। आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, एक तो आप और प्रॉफिट कैसे बना सकते हो भाई, ज्यादा मेहनत करो, तो 100 की जगह कमाओ ही 150 रुपए। या आप कैसे कर सकते हो कि आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा था, 50 के आपने चूरन खा ली बैठ के मार्केट में। भाई चूरन खाना छोड़ दो, लॉस है वो पैसे का एक प्रकार से, समझ लो। कोई चूरन लाभदायक भी नहीं था, नॉर्मल था, कोई फर्जी चूरन था। अब मेरे भाई तुम क्या कर सकते हो, उस 50 रुपए को बचा सकते हो, तो उससे भी तो तुम्हारी प्रॉफिट की मार्जिन बढ़ जाएगी ना। तो यहां पर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से क्या हुआ, यहां पर लॉसेस कम हो गए, और भाई लॉसेस कम हो गए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। यानी समझ लो आपकी क्रॉप थी, आपकी बहुत अच्छी अच्छी जो है क्रॉप्स आपने स्टोर करी कहीं पर, और स्टोर करने के बाद वहां पर कोई कीड़ा आकर के घुस गया और वो कीड़ा रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुका है। आपके कीड़े जो है तादाद में बढ़ रहे हैं, आपकी क्रॉप तादाद में घट रही है, सारे के सारे अनाज को, स्टोर्ड अनाज को खा गया कौन? कीड़ा खा गया। इसे आप क्या कहते हैं? इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। इंसेक्ट ने पूरे के पूरे अनाज को खत्म कर दिया। अगर आप उस अनाज को खत्म होने से बचा लो बढ़िया मैनेजमेंट प्रैक्टिस करके, कि जब आपने अनाज को स्टोर किया उस टाइम पर आपने इंसेक्टिसाइडल केमिकल थोड़ा बहुत छिड़क दिया उसके आसपास, जिससे कि कीड़े ना आए, तो क्या होगा? लॉस कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा आपने क्या किया? पोस्ट हार्वेस्टल लॉसेस, यानी आपने एक बार हार्वेस्टिंग कर दी, फसल की कटाई कर दी, तो एंड में क्या बचते हैं? आपके डंडे बचते हैं ना, जो नॉर्मली आपके फसल के निचले पार्ट थे। ऊपर तो आपके सीड्स थे जो आपने हटा लिए, ग्रेन्स आपने हटा ली, नीचे आपका तना है, मेन स्टेम है, उसको आप लोग क्या कर सकते हो? उसको आप लोग और बेहतर तरीके से काट सकते हो, अलग अलग मशीन से पास करा सकते हो, जिससे कि गाय भैंसों के खाने का भूसा तैयार हो जाए, कैटल्स का फीड तैयार हो जाए, फॉडर तैयार हो जाए। लेकिन अगर समझ लो पोस्ट हार्वेस्टल लॉस अच्छा खासा हो गया सीजनल वेरिएशंस की वजह से, गीला हो गया सारा का सारा भूसा, तो क्या उसका इस्तेमाल कर पाओगे? नहीं, वो खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, उसके ऊपर जल्दी आकर के माइक्रोब अटैक कर लेंगे। तो आपको पोस्ट हार्वेस्टल लॉसेस से बचाना है अपने क्रॉप के बचे हुए प्रोडक्ट्स को। अगर आपने ये कर लिया तो भी लॉस कम, और लॉस कम तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत ज्यादा, आपको फॉडर मिल जाएगा कैटल वगैरह को चराने के लिए, और चराने के लिए अगर आपके पास खाना है तो बढ़िया दूध की प्रोडक्टिविटी आपकी उससे अफेक्ट हो जाएगी।
दूसरा आपने यहां पर क्या किया था, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को तो बढ़िया किया, और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़िया करने के साथ साथ आपने दूसरी चीज यहां पर क्या की, आपने केमिकल्स का इस्तेमाल किया, आपने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, आपने इसके साथ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, यानी आपने खाद वगैरह का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बढ़िया इस्तेमाल किया, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ी। तो आपने दोनों तरीके के मेजर्स को अपना लिया, आपने लॉस को भी कम कर दिया, प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा दिया, तो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान 3 गुना पैदावार बढ़ी थी क्रॉप्स की। लेकिन क्या ये मैक्सिमम है जो हम अटेन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अभी आपकी इंप्रूव्ड वैरायटीज बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड वैरायटीज को हमने इस्तेमाल नहीं किया था, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज का हमने यहां पर इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया था। कुछ आप पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जो आपने देखा होगा कि कुछ इंप्रूव्ड वैरायटीज ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही थी। लेकिन अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज को ग्रो कराते हैं तो आपको पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फर्टिलाइजर का बहुत कम कंटेंट देना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली वो सिलेक्टिव पेस्ट के ऊपर ही अटैक करेंगी, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहां पर इंप्रूव्ड वैरायटीज अगर आप ले आते हैं, इंप्रूव्ड वैरायटीज अगर आप ले आते हैं तो काम बहुत बढ़िया हो जाता है। इसकी हमें जरूरत है इंप्रूव्ड वैरायटीज की। और जीएमओ अगर आ जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, डबल एरो लगा देता हूं, ट्रिपल लगा देता हूं, तो भाई बल्ले ही बल्ले है, तो मजा आ ही जाएगा, मजा इंटू 100 हो जाएगा अगर यहां पर आपने ये काम कर दिया है। सो दैट्स वाई आपको एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन देखनी पड़ती है बायोटेक्नोलॉजी की, क्योंकि यहां पर अगर आपने जीएमओ की इनकॉर्पोरेशन करा दी है, आपने एक मॉडिफाइड प्लांट, एक मॉडिफाइड क्रॉप तैयार कर दिया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत चीप कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड कर रहा होगा। अब देखो यार, क्या क्या आपकी स्ट्रेटजीज हो सकती है एग्रीकल्चर के अंदर। अब एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में अगर आप देखो तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपकी 3 डिफरेंट प्रकार की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है ये है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब आप यहां पर केमिकल्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंसेक्ट और पेस्ट को मारने के लिए आप लोग यहां पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और आप यहां पर क्या करते हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का अगर आप इस्तेमाल बहुत तगड़ा करोगे तो इससे मिस कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। पहली बात तो जो चीज बढ़ेगी वो है कॉस्ट। हर किसान के लिए अफोर्डेबल नहीं होता कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करे या फिर वो केमिकल पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करे। और दूसरा है इसकी मिस हैपनिंग्स। ये केमिकल्स जो है आपकी अक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल के अंदर एंड अल्टीमेटली क्रॉप के अंदर भी, तो क्रॉप की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड होने लग जाती है। लोगों को इन केमिकल से अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाने का एक मौका मिलता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। और जो आपकी सॉइल है उसके अंदर भी ये केमिकल्स डिपॉजिट होते हुए चले जाते हैं, जिससे कि मिनरल कॉम्पोजिशन पर फर्क पड़ जाता है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर आपका हरित क्रांति के टाइम पर एक अच्छा ऑप्शन माना जाता था, आज के दिन में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं माना जाता है, ड्यू टू कॉस्ट एंड ड्यू टू द अननेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि फिलहाल हमें नहीं चाहिए, वी कैन नॉट अफोर्ड देम। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब आप लोग ऑर्गेनिक खेती करो। ऑर्गेनिक खेती करो मतलब फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल मत करो, मैन्योर्स का इस्तेमाल करो। दोनों में बहुत फर्क है। मैन्योर आप घर पे बना सकते हो, फर्टिलाइजर आपको केमिकल्स इंडस्ट्रीज से खरीदने पड़ेंगे। मैन्योर घर पे बना सकते हो कैसे? जैसे कि गाय का गोबर है, गोबर के अंदर आप लोग बचा हुआ कुछ आपका जो सामान है वो मिक्स कर सकते हो। गोबर के अंदर बचा हुआ सामान, जैसे आपके घर की बची हुई वेजिटेबल वेस्ट है, आपके घर में थोड़ा कुछ खाने का सामान बच गया, उसको आप फेंकने जा रहे थे, उसको आप यूज कर सकते हो, फूड एसेंशियल्स को यूज कर सकते हो, राइट। इसके अलावा कुछ पानी वानी है जो आप नॉर्मली फेंक देते हो, जैसे कि चाय पत्ती वगैरह है, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनके वेजिटेबल्स वगैरह के छिलके जो हैं, पील्स हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीजें मिला जुलाकर, यानी कि जो घर का किचन वेस्ट है, इसको ही आप मिला जुलाकर अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, एक मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये मैन्योर जब आप डालोगे, जैसे राख का इस्तेमाल कर सकते हो। गांव में चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई जाती है, चूल्हे के ऊपर रोटी अगर आप बनाओगे तो राख आपको मिलेगी ना, क्योंकि आप चूल्हे पे रोटी बनाते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं स्पेलिंग क्या है, यही है मेरे हिसाब से। तो चूल्हे के ऊपर जब आप रोटी बनाते हो तो अल्टीमेटली पानी गर्म करने के लिए भी लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो राख आपको मिलती है। एंड राख क्या है? राख आपका
इनऑर्गेनिक ऐश है। राख क्या है? राख आपका इनऑर्गेनिक कंटेंट है। तो आपका इनऑर्गेनिक कंटेंट आपको राख से मिल गया जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैन्योर यानी ऑर्गेनिक कंटेंट आपको मिल गया गोबर से, वेजिटेबल वेस्ट से, आपके घर के किचन वेस्ट से, ये आपको ऑर्गेनिक मिल गया। यानी चाहे आप ऑर्गेनिक सामान की बात करो, चाहे आप इनऑर्गेनिक सामान की बात करो, आपको अपने घर से ही सब कुछ मिल जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपकी खेती बढ़िया हो जाती है, आपकी कॉस्ट यहाँ पर कम हो जा रही है क्योंकि आप बाहर से कुछ भी खरीद कर नहीं ला रहे हो। और दूसरी चीज, यहाँ पर कोई मिस कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, सॉइल की क्वालिटी पर इससे कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। आप लोग नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हो जो सॉइल में डालने से उसकी नेचर में सुधार ही आएगा, उसकी काबिलियत और बढ़ेगी। तो ये सबसे बेस्ट बात है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अब देखो, अब पेस्ट का आप इस केस में कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी लेकिन पेस्ट का आप कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो क्योंकि आपने उसके लिए कोई अच्छा समाधान नहीं ढूंढा है। तो इसके लिए क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग आपको करनी पड़ती है। ऐसा क्रॉप आप तैयार करो, ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप तैयार करो जो क्या हो, प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा दे। तो ये जो जीएमओ है ये क्या करेगा, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देगा, प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देगा। और ये क्या कर देगा दोस्त, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ ये क्या कर देता है, आपको पेस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। तो आपको पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल करने को यहां पर मिलते बेसिकली क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो आप पेस्ट के ऊपर अटैक कर सकते हो डायरेक्टली। आपने क्रॉप के अंदर एक प्रोटीन इंटीग्रेट करा दिया है जो अपना काम खुद ही देख लेगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आप इन्हें कहते हैं, जिसमें आपने कोई नया जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये वो प्लांट है, ये वो बैक्टीरिया है, ये वो फंगस है, ये वो एनिमल है, कोई भी हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। किसी का भी जीन उठाकर किसी अलग ऑर्गेनिज्म में डाल दिया तो वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाता है। अगर मेरे जीनोम के अंदर मैंने बैक्टीरिया का कोई जीन डाल दिया देन आई एम जेनेटिकली मॉडिफाइड। मैंने अपना जीन बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया तो होस्ट कौन है, अब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया गॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो यहां पर जिसके जीन्स को आप ऑल्टर करते हो बाय मैनिपुलेशन, यानी जिसके जीन को, जिसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन को आप चेंज कर रहे हो, उसे क्या बोला जाएगा, मैनिपुलेटेड ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे हम प्लांट्स को बेहतर बना रहे हैं तो इन्हें आप क्या बोलोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि हम प्लांट के अंदर कुछ जीन डालेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से उठा के, किसके, वो हम बात करेंगे। तो अब देखो, अब अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को ले आते हो तो फायदा क्या क्या है। अगर ये प्लांट एक जीएमओ है, अगर ये प्लांट एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो इसके लाभ क्या है, इससे हमें क्या फायदा है। इट मेक्स द क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, दैट इज कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट। यहां पे आपका जो क्रॉप है वो ज्यादा टॉलरेंट है, वो ज्यादा क्षमता रखता है किसको झेलने की, ठंडक को झेलने की, गर्मी को झेलने की, सूखे पने को झेलने की और सॉल्ट को झेलने की। तो आपके क्रॉप्स टॉलरेंट कैसे बनते हैं इन स्ट्रेसेस के खिलाफ। आप क्या करते हो, कुछ ऐसे जीन्स की स्टडी करते हो जो कि इन स्ट्रेसेस को कोप अप करने में हेल्प करते हैं प्लांट की। समझ लो ये एक प्लांट है, इस बात को बहुत गौर से सुनना। समझ लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर रह रहा है, नॉर्मल कंडीशन में रह रहा है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में रहा, नॉर्मल कंडीशन में इसके जीन्स का लेवल हमने चेक किया, यह आपका जीन ए, यह आपका जीन बी, यह आपका जीन सी, यह आपका जीन डी। इनका लेवल मैंने चेक किया कि कितने कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं, कितना इनका प्रोटीन बन रहा है। जीन ए जो है वो एक्सप्रेस किया और उसने प्रोटीन बनाया इतना, जीन बी एक्सप्रेस किया उसने प्रोटीन बनाया इतना, जीन सी एक्सप्रेस किया उसने प्रोटीन बनाया इतना, जीन डी ने बनाया इतना। यानी बी और डी ने ज्यादा बनाया, ए और सी ने थोड़ा कम बनाया जब प्लांट आपका नॉर्मल कंडीशन में था। अब मैं इस प्लांट को ले जाता हूं, इसके किसी सीड को, एंड अल्टीमेटली इसे मैं कहां उगा देता हूं, सूखे में उगा देता हूं, यानी मैं इसे ड्रॉट कंडीशन में उगा देता हूं। अगर मैं इसे ड्रॉट वाली कंडीशन में उगा देता हूं तो मैं जब इसका एक्सप्रेशन देखूंगा तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहां पर इसके अंदर 4 ही जीन्स हैं, ए बी सी और डी। अब मैं इनका एक्सप्रेशन देख लेता हूं, ए आपका कम ही एक्सप्रेस किया जितना पहले वाले में कर रहा था तो सेम है, बी आपका एक्सप्रेस किया बहुत ज्यादा, सी आपका एक्सप्रेस किया उतना ही जितना पहले वाले में था, और डी आपका एक्सप्रेस किया बहुत ज्यादा। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर मैं शुद्ध हिंदी में यह कह सकता हूं मेरे दोस्त कि मेरे जो प्रोटीन्स बी एंड डी हैं
बी एंड डी इनका एक्सप्रेशन बड़ा है, क्या मैं ये कह सकता हूं? इनका एक्सप्रेशन बड़ा है। इनका एक्सप्रेशन कब बढ़ा? जब मैंने इनको ड्रॉट में रखा, यानी कि प्लांट को जब मैंने सूखे इलाके में ग्रो किया। यानी ये दोनों प्रोटीन्स ज्यादा कब बने? जब सूखा आपको देखने को मिला आसपास, यानी ये दोनों प्रोटीन्स कहीं ना कहीं प्लांट को सूखे में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा कोई नॉर्मल प्लांट है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, बी और डी इंसर्ट करा दूंगा और इनका एक्सप्रेशन बढ़वा दूंगा। कोई नॉर्मल प्लांट है आपकी दूसरी स्पीसीज का जो सूखे में ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसे राजस्थान में ही उगाऊं, तो मैं क्या करूंगा, एक एक्सपेरिमेंट बिल्डअप कर दूंगा कि भाई बी और डी जीन में डाल रहा हूं इस पर्टिकुलर प्लांट से किसी दूसरे प्लांट में। अगर ये बी और डी सही तरीके से एक्सप्रेस किए तो ये इन्हें हेल्प करेंगे ड्रॉट में उगने में, यानी कि राजस्थान में मैं अपनी पसंद की क्रॉप उगाने की कोशिश कर सकता हूं। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो ड्रॉट रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। सिमिलरली आप नॉर्मल प्लांट को उगा सकते हो हायर टेम्परेचर पे, तो आपको पता लग जाएगा कौन से जीन्स इंपॉर्टेंट है हायर टेम्परेचर पे उसे सरवाइव कराने में, तो उन जीन्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और आप एक दूसरे प्लांट के अंदर डाल सकते हो जिसे आप हायर टेम्परेचर पे ग्रो कराना चाहते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं। आप यहां पर क्या देखते हो, जीन एक्सप्रेशन देखते हो, तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर जीन एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये आपके जीन्स का एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन देखने के लिए आपके पास काफी सारी टेक्निक है। सबसे कॉमन टेक्निक जो आप इस्तेमाल करते हो वो है आपका माइक्रो एरे। ठीक है, तो काफी सारी ऐसी चिप है जिनको इस्तेमाल करके आप मल्टीपल जीन्स का एक्सप्रेशन देख सकते हो कि कौन कितना एक्सप्रेस कर रहा है, कौन कितना प्रोटीन बना रहा है। उस हिसाब से आप लोग अपने नए नए कॉम्बिनेशंस तैयार कर सकते हो। अब मुझे यहां पर पता लगा कि बी और डी ड्रॉट में सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कोई ऐसा प्लांट जिसको मैं ड्रॉट में उगाना चाहता हूं उसमें मैं बी और डी जीन एक्सप्रेस करा दूंगा इंटीग्रेट कराने के बाद। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। अगर मैंने क्रॉप में ही पेस्ट रेजिस्टेंट केमिकल डाल दिया है या फिर बनाने लग गया है क्रॉप मेरा पेस्ट रेजिस्टेंट केमिकल, तो पेस्टिसाइड का मुझे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग बीटी क्रॉप्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जो कि बीटी टॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन बनाता है, केमिकल बनाता है, प्रोटीन बनाता है जो कि आपके इंसेक्ट्स की डेथ कर देगा। इट हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टर लॉसेस। मैंने आपको बताया था पोस्ट हार्वेस्टर लॉसेस यानी कटाई के बाद अगर आप स्टोर करते हो अपनी ग्रेन्स को तो उसमें काफी सारे लॉसेस हो जाते हैं, उससे भी बचाता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप खुद को, यानी प्रोडक्टिविटी बचेगी। अगर लॉस कम तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा, सिंपल सी बात है ना, यही तो हम पढ़ रहे थे। लॉस कम तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा। जो हम कन्वेंशनल टेक्निक्स की बात कर रहे थे या मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात कर रहे थे उसमें यही तो हो रहा था। अगला, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में सब खा जाऊं क्योंकि मुझे भूख लगी। हमें भूख के लिए नहीं बल्कि हमारी जरूरत के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर मेरी जरूरत है 2 रोटी की तो मुझे कितनी भी भूख लगी हो या फिर मेरा कितना भी टेस्ट बैठ गया हो किसी चीज के ऊपर, अगर मैं भूख के हिसाब से काम करता हूं, अगर मैं अपनी भूख को संतुष्ट करने के बाद जो है अपनी जरूरत को संतुष्ट करने के बाद जो है खाना बंद कर देता हूं तो इट्स गुड। लेकिन अगर मैं टेस्ट के लिए काम करता हूं, भाई जितना बड़ा है मुझे सारा ही खाना है, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो यहां पर क्या है, काफी बार जो क्रॉप्स है वो क्या करते हैं, उनको एफिशिएंट मिनरल यूजेज नहीं आता। सॉइल के अंदर प्रेजेंट है मिनरल 4 सीजन तक का, लेकिन उन्हें दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छे मिनरल हैं, चलो यार ये भी पकड़ लेता हूं, ये भी पकड़ लेता हूं, ये भी पकड़ लेता हूं। सॉइल के अंदर जितने मिनरल्स थे सबको एक्विप करके एक बढ़िया क्रॉप उगा दी, लेकिन अगले सीजन का क्या, सब कुछ तो खत्म कर दिया, सब कुछ तो एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या करोगे अगले सीजन में, तो अगले सीजन के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां पर इंक्रीज करनी है एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज, जिससे कि क्रॉप को आइडिया रहे कि भाई मुझे कितना मिनरल उठाना है, जिससे कि अगली बार के लिए भी बचे। अर्ली एग्जॉशन जो है सॉइल की फर्टिलिटी की ना हो, सॉइल की फर्टिलिटी एक ही सीजन में खत्म ना हो जाए। इट एनहेंसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा देती है फूड की। ये क्वेश्चन आपका इतनी बार पूछा गया है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में से, मेरे हिसाब से क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा गया है। मैं पीवाईक्यूज करा रहा हूं पिछले 3-4 साल से, ये क्वेश्चन इतनी बार आता है। कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस बनाने वालों के एकदम फेवरेट होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द लिंक मॉलिक्यूल, वो आपका रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आप देखोगे 10 बार आएगा, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में हुई, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, एस फेज के अंदर, पीवाईक्यूज देखो 5 बार सेम क्वेश्चन आएगा।
अब तुम्हें यह भी नहीं पता लगेगा इस क्वेश्चन में इतना खास क्या है, लेकिन बार बार रिपीट होते हैं। यहां पर विटामिन ए वाला जो आपका गोल्डन राइस वाला है क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है कि विटामिन ए एनरिच्ड गोल्डन राइस आपको देखने को मिलती है कि हाँ भाई आपका नॉर्मल राइस था, इसमें आपने क्या किया, विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दी। तो अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी डिजीज थी वो आपकी करेक्ट हो जाएगी अगर आप चावल खाते हो। नॉर्मली चावल के अंदर इतने अच्छे खासे विटामिन नहीं देखने को मिलते, लेकिन अब भाई विटामिन भी मिल रहा है तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ी ना। पहले आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहे थे, माइन्यूट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रहा था, अब भाई आपको क्या मिल रहा है, उसी में विटामिन मिल रहा है, अलग से खाने की जरूरत नहीं है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ी। जीएम इज यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स। टेलर मेड प्लांट्स मतलब ये टर्म मैंने यूज की थी कहां पर, मेडिसिन के अंदर। टेलर मेड मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, याद है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन के जीनोम को कोड क्यों किया, आगे आने वाले जमाने में मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा आधार कार्ड है उसके ऊपर एक बार कोड होगा, उसमें आपका क्या होगा, पूरा का पूरा आपका जीनोम सीक्वेंस करके डाला हुआ होगा, और आपके जीनोम को सीक्वेंस करके डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करेगा जो आपके ऊपर 100% इफेक्ट दिखाए। ऐसा नहीं है कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर असर नहीं करेगी, एक बढ़िया मेडिसिन जो है आपको प्रेस्क्राइब की जाएगी जो सिर्फ आपके लिए ही हो। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर, लोगों के ग्रुप्स होते हैं, समझ लो, एक मेडिसिन है जो ग्रुप ए पे बहुत अच्छा काम करती है, बी वाले उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। एक मेडिसिन है जो ग्रुप बी पे अच्छा काम करती है, सी वालों पे अच्छा काम नहीं करती। एक है जो ग्रुप सी पे अच्छा काम करती है। तो आपको वही मेडिसिन दी जाए जो आपके ऊपर एक बार में असर दिखा दे, तो इससे क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एकदम बूम पे आ जाएगी एंड अल्टीमेटली आपको 1000 बेहतर ऑप्शंस मिल पाएंगे मेडिसिन के, और आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार से टेलर मेड प्लांट्स भी है, यानी हम वो प्लांट्स बना दे जिनकी आपको जरूरत है। अच्छा भैया क्या चाहिए, स्टार्चेस चाहिए, ऐसा प्लांट बना देता हूं जिसमें स्टार्च भरपूर स्टोर हो जाए। क्या चाहिए, बायोफ्यूल चाहिए, ऐसा प्लांट बना देता हूं जिसमें एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हों। आपको क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ऐसा प्लांट जो मेडिसिन बना रहा था उसके अंदर मैंने कोई जीन डाला, उस प्लांट की मैंने क्या कर दी, बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रोथ कर दी। आप वहां से अपना केमिकल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यानी आपको जो चीज चाहिए उस हिसाब से मैं टेलर मेड प्लांट बना दूंगा। टेलर मेड मतलब जैसे टेलर कटाई करके एक ऐसी पैंट बनाएगा जो आपके ही फिटिंग में आएगी, एक ऐसी शर्ट बनाएगा जो आपकी फिटिंग में आएगी, ऐसे ही मैं एक ऐसा प्लांट बनाऊंगा जो वही काम करेगा जिसकी आपको जरूरत है। स्टार्च चाहिए, स्टार्च वाला प्लांट ले लो, बायोफार्मास्यूटिकल की कोई इंपॉर्टेंट केमिकल तैयार करनी है, वैसा प्लांट ले लो। ये होते हैं एडवांटेजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के। ड्रॉट से बचा लेगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचा लेगा, कोल्ड से बचा लेगा, सॉल्ट स्ट्रेस से बचा लेगा। इसके बाद क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्टर लॉसेस से बचा लेगा। पेस्ट की कोई खास टेंशन नहीं है क्योंकि पेस्ट रेजिस्टेंस इसके अंदर ही मौजूद है। आपकी मिनरल यूजेज की एफिशिएंसी को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है, यानी विटामिन का भी संचार कर देगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ। एंड अल्टीमेटली टेलर मेड प्लांट्स भी बना सकते हो, जिस चीज की जरूरत है वही चीज पहुंचा सकते हो आपके अलग अलग जगह पर। अब क्या हुआ, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगर बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, कोई तो प्रोटीन भेजना पड़ेगा ना प्लांट के अंदर। प्लांट नेचुरली तो पेस्ट को रेजिस्ट कर नहीं सकते हैं, आपको कोई जीन डालना पड़ेगा प्लांट के अंदर जो ऐसा प्रोटीन बनाए जो उसे पेस्ट से बचा ले। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड इसे क्यों बोला, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं और पेस्टिसाइड का काम कर रहे हैं, ये खुद ही अपने आप को पेस्ट से बचा ले रहे हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ बायोपेस्टिसाइड। इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। अगर मेरे भाई आपने बायोपेस्टिसाइड ही तैयार कर दिया है, ऑर्गेनिज्म खुद ही पेस्टिसाइडल एप्लीकेशन लेकर बैठा हुआ है, तो इसको किसी एक्सटर्नल केमिकल की आवश्यकता नहीं है, आपको बाहर से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका बीटी कॉटन, आपका बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टमाटो, पटेटो, सोयाबीन, ब्रिंजल, 1000 सब्जियां ऐसी बन चुकी हैं आज के दिन में, तो कुछ ही मेंशन है आपके एनसीईआरटी में क्योंकि बहुत पुरानी है एनसीईआरटी और नया डेटा इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है अभी, लेकिन ऐसी काफी सारी सब्जियां हैं जिनमें बीटी इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। बीटी क्या है, बीटी एक बैक्टीरिया का नाम है, इसका नाम है मेरे भाई का बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis, तो पहले नाम से आपका बी उठाया, दूसरे से टी उठाया, तो इसका नाम क्या है, बीटी। अब बीटी के अंदर क्या होते हैं, यानी इस बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, क्राई जीन्स।
और एक क्रायोजीन्स कुछ प्रोटीन बनाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, बीटी टॉक्सिन्स या क्रायो प्रोटीन्स। ये बीटी टॉक्सिन जब है एक इंसेक्ट खा लेगा, जब ये इंजेस्ट कर लिया जाएगा बाय इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के अंदर जाकर ये जो टॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये आपका खुद बैक्टीरिया के अंदर कैसा रहता है, इनएक्टिवेटेड प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, यानी एक्टिवेट नहीं हुआ, तो बैक्टीरिया को इससे कोई हार्म नहीं होता। लेकिन एक बार इंसेक्ट में अगर ये चला गया तो इंसेक्ट के गट के अल्कलाइन पीएच की वजह से आपका ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक बार एक्टिवेट हो गया तो इंसेक्ट के गट में छेद कर देता है, परफोरेशन कर देता है, और गट के अंदर अगर परफोरेशन हुई तो इंसेक्ट मर जाता है, इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। तो बीटी टॉक्सिन क्यों इंपॉर्टेंट है पता लगा। आप क्या करो, अब इन जीन्स को उठाओ, अब आप इन जीन्स को उठाओ और आप इन जीन्स को डायरेक्टली कहां भेज दो, दूसरे पेन से मैं दिखा देता हूं, आप इन जीन्स को डायरेक्टली भेज दो प्लांट में, डायरेक्टली भेज दो प्लांट के अंदर। अब अगर आपका एक इंसेक्ट प्लांट को इंजेस्ट करेगा, प्लांट को खाएगा, तो भी तो सेम मैकेनिज्म हो जाएगा ना। प्लांट के अंदर तो अल्कलाइन पीएच है नहीं, तो प्लांट के अंदर तो वो नॉर्मल प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा प्रोटीन। लेकिन जब आपका इंसेक्ट खा लेगा इन क्रिस्टल्स को, इन बीटी टॉक्सिन्स को, तो इंसेक्ट के अल्कलाइन पीएच की वजह से क्या हो जाएगा, गट परफोरेशन हो जाएंगी और इंसेक्ट की हो जाएगी डेथ। एंड दैट्स व्हाई बीटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो आपका तैयार किया गया था, सबसे अर्लीस्ट टोबैको में भी आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। देन आपका कॉटन वगैरह आए, सबसे वाइडली कॉटन में फिर इस्तेमाल किया। आप अपनी एनसीईआरटी में जो टॉपिक पढ़ते हो दैट इज रिलेटेड टू द बीटी कॉटन ओनली। तो यहां पर देखो कॉटन में इस्तेमाल किया गया है, तो आपकी कॉटन अच्छी खासी देखने को मिल रही है। टोमेटो में इस्तेमाल किया गया, टोमेटो की फसल अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कॉर्न में इस्तेमाल किया, पोटैटो में इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से आपका टोबैको में, सोयाबीन में, राइस में, सब में इस्तेमाल किया जा सकता है। करता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो नाम क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अब बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम है, तो बैसिलस क्या था, बैसिलस मेरे भाई आपका रॉड शेप था ना। बैसिलस क्या था आपका, रॉड शेप था। कॉकस आपका राउंड था, बैसिलस आपका रॉड शेप था। यहां पे देखो ये जो रॉड बनाई हुई है ये क्या है, ये आपकी बैसिलस है। तो कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस के जो प्रोटीन बनाते हैं, जो इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं, और अलग अलग इंसेक्ट को किल करेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब जो मार्क कर रहा हूं उसे गौर से देखना। ये जो आपके प्रोटीन्स है ये अलग अलग इंसेक्ट को मारते हैं, जैसे ये कॉलियोप्टेरेंस को मार सकते हैं। कॉलियोप्टेरेंस फॉर एग्जांपल बीटल्स, तो बड़े बड़े जो बीटल्स हैं इनको ये मार देते हैं, जो कॉलियोप्टेरेंस में आते हैं। बी और सी से आप याद कर सकते हो कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट से। लेपिडोप्टेरेंस को ये मार सकते हैं। लेपिडोप्टेरेंस मतलब टोबैको बर्डवॉर्म, जो कि टोबैको को बचा लेगा, आर्मी वॉर्म, इनको भी मार सकते हैं। लेपिडोप्टेरन को मार सकते हैं आपके बीटी प्रोटीन्स, एंड आपके डिप्टेरेंस को भी मार सकते हैं। डिप्टेरेंस मतलब आपकी जो हाउस फ्लाइज हैं, आपकी मॉस्किटोज हैं, इनको भी मार सकते हैं, और नॉर्मल फ्लाइज जो है इनको भी मार सकते हैं। तो डिप्टेरा में क्या होता है, डिप्टेरा जो कि आपने हाउस फ्लाई में देखा था, आपका चैप्टर 1 ऑफ 11th क्लास लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक टेबल है, उसमें दिखाया हुआ था हाउस फ्लाई का ऑर्डर आपको बेसिकली। तो यहां पर क्या है, डिप्टेरेंस को मार सकते हैं जैसे फ्लाइज, मॉस्किटो और रिलेटेड एनिमल्स। देन आपका कॉलियोप्टेरेंस को मार सकते हैं जैसे कि आपका बीटल, एंड आपका लेपिडोप्टेरन को मार सकते हैं जैसे आपका टोबैको बर्डवॉर्म एंड योर आर्मी वॉर्म। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या करता है, एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है जिसको आप बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। अब ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है ये क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है, यानी आपका हार्ड रहता है, ओके। और एक पर्टिकुलर फेज के दौरान बीटी ने ये बनाया, यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम के बैक्टीरिया ने अपने ग्रोथ के एक पर्टिकुलर फेज में क्या बनाया, बीटी टॉक्सिन बनाया, इस प्रोटीन को बनाया, ठीक है। इट डज नॉट किल द बैसिलस, क्यों, क्योंकि इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट है या प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब देखो यहां पर ये आपका एक पौधा है जिसके ऊपर क्या है, आपका इंसेक्ट यहां पर इसे किल कर रहा है, एंड अल्टीमेटली जो कॉटन है वो उसको पूरे तरीके से खा जाएगा, पूरे तरीके से खा जाएगा। अगर मैं अपनी कॉटन को बचाना चाहता हूं इस इंसेक्ट से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब बीटी इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा। अगर इस कॉटन में मैं पहले से बीटी टॉक्सिन डाल देता या बीटी का जीन डाल देता, तो क्या होता, वो एक्सप्रेस कर गया होता और ये इंसेक्ट अभी तक मर गया होता, और बढ़िया कॉटन मुझे देखने को मिल जाती, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी ग्रोथ में फर्क, कोई भी ईल्ड में फर्क नहीं पड़ता।
तो बीटी जो है ये अपनी ग्रोथ के दौरान क्या बनाता है, जो बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया है अपनी ग्रोथ के एक पर्टिकुलर फेज के दौरान बनाता है प्रोटीन जिसको आप बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। और वो बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिवेटेड प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया का प्रोटीन इंसर्ट हो जाएगा आपके इंसेक्ट के अंदर या इंजेस्ट कर लिया जाएगा बाय द इंसेक्ट, तो इनएक्टिव जो टॉक्सिन है ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइजेस द क्रिस्टल। मैंने आपको क्या बताया, बैक्टीरिया के अंदर एक क्रिस्टल के फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जब अल्कलाइन पीएच आ जाएगा तो एक क्रिस्टल जो है सॉल्युबलाइज हो जाएगा और इसके अंदर का जो एक्चुअल टॉक्सिक मटेरियल था वो रिलीज हो जाएगा। अब ये टॉक्सिक मटेरियल रिलीज हो चुका है और ये जो टॉक्सिक मटेरियल है रिलीज होकर बाइंड कर चुका है टू द सरफेस ऑफ मिडगट ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट पोर्स। यानी जो आपका मिडगट है एक इंसेक्ट का, इनिशियली फोरगट प्रेजेंट होता है, फिर मिडगट, फिर आपका हाइंडगट सबसे लोअर पार्ट। तो मिडगट की जो एपिथेलियम है इस पे बाइंड कर जाते हैं आपके टॉक्सिन प्रोटीन्स एंड बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, छेद करना स्टार्ट कर देते हैं, परफोरेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से सूजन हो जाती है एंड लाइसिस हो जाती है एंड अल्टीमेटली इंसेक्ट का पूरा एलिमेंट्री कैनाल लाइस हो जाता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। यह चीज आपको यहां पर देखनी थी। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू टॉक अबाउट ओवर हियर। अब यहां पर देखो बात करते हैं कि क्या हुआ एक्चुअल। मेरे हाथ को देखते रहना गौर से। ये आपका बैसिलस thuringiensis है, यहां पे आपका रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, आपका डार्क ग्रीन कलर में। इसके अंदर क्या है, क्रिस्टल प्रेजेंट है आपका ये वॉयलेट कलर का। अब देखो आपका चाहे बीटी कॉर्न हो चाहे आपका बीटी कॉटन हो, इसके अंदर आपका क्या बन रहा है, चाहे बैक्टीरिया हो, इसके अंदर आपका जीन था बीटी का क्राइजीन, तो वो आपका प्रोटीन बना रहा है, क्रिस्टल बना रहा है। एंड यहां पर अगर आपने इसे क्रॉप के अंदर डाल दिया है तो भी क्रिस्टल बना रहा है। चाहे इंसेक्ट के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाए, चाहे इंसेक्ट के अंदर अब आपके क्रॉप का कोई पार्ट चला जाए, ये बीटी टॉक्सिन इंजेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये बीटी टॉक्सिन इंजेस्ट तो कर लिया, फोर गट में तो नॉर्मली प्रेजेंट है, लेकिन अब जैसे ये मिड गट में आया ना तो क्या हुआ, धीरे धीरे इसके ऊपर का क्रिस्टल सॉल्युबलाइज होने लग गया और जैसे ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये जो है आपका मेरे भाई देखो ये आपके छोटे छोटे सॉल्युबलाइज क्रिस्टल बन चुके हैं। अगर ये सॉल्युबलाइज क्रिस्टल यहां पे बन चुके हैं तो ये क्या करेंगे, ये आपके इंसेक्ट के मिडगट के एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि लाइनिंग बनाते हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएंगे आपके ये टॉक्सिन्स। अब ये सॉल्युबलाइज टॉक्सिन कहां, मिडगट के अंदर बाइंड कर गए अलग अलग जगह पे, और अब ये बाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर मेरे भाई, यहां पर टॉक्सिन का ओलिगोमर बन जाएगा, यानी काफी सारी यूनिट आ जाएंगी। एक टॉक्सिन बाइंड किया इनिशियली और फिर बोला आ जाओ भाई सारे, यहां पर बैठने की जगह है, और इन्होंने क्या बना दिया, एक छेद जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। यहां पर देखो इतने सारे ओलिगोमर्स आ गए कि इन्होंने एक आपका ओवरऑल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लिया जिसके बीच में छेद हो गया, तो मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर छेद होने लग गए तो लाइसिस इसका हो जाता है, लाइसिस हो जाता है जिसकी वजह से हो जाएगी सेल डेथ एंड अल्टीमेटली काम आपका खत्म हो जाएगा, आपका इंसेक्ट जो है उसकी डेथ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहां पर देखो एक और बार लेजर पॉइंटर से, चाहे आप यहां पर बैक्टीरिया दिखा दो कि अगर आपके इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खा लिया तो भी प्रोटोटॉक्सिन उसके अंदर चले जाएंगे, चाहे बीटी कॉर्न और बीटी कॉटन। अब बीटी कॉर्न लिख दिया मतलब कि मॉडिफाइड है, बीटी कॉटन लिख दिया मॉडिफाइड है, इनके अंदर बीटी जीन्स हैं, तो इनको अगर खा लिया तो प्रोटॉक्सिन चला गया इंसेक्ट के अंदर या प्रोटोटॉक्सिन चला गया इंसेक्ट के अंदर। इंसेक्ट के अंदर जाने के बाद अल्कलाइन पीएच मिला तो ऊपर का जो क्रिस्टल था वो सॉल्युबलाइज हो गया और छोटे छोटे इसने क्या बना लिए, एक्टिव टॉक्सिन्स बना लिए। अब एक्टिव टॉक्सिन्स मिडगट की एपिथेलियम पर जाकर बाइंड करेंगे और क्या बना लेंगे, एक पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखो यार जैसे पेन है, इस पेन के साइड में एक और पेन आया, फिर एक और पेन आया, एक और पेन आया, तो ये क्या बना लेंगे, आपका एक राउंड स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे ये आपका एक टॉक्सिन था, इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, ओके ऊपर से देख रहा हूं, ये एक टॉक्सिन रखा हुआ है, इसके साइड में दूसरा टॉक्सिन आके अटैच हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके। तो ये तो आपका एक टॉक्सिन था, ये तो आपका एक टॉक्सिन था, यहां पर क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया, इससे ओलिगोमर बन गया, ओलिगोटॉक्सिन बन गया। ओलिगोटॉक्सिन के बीच में क्या है, आपका छेद हो जाएगा, ये क्या है, ये पोर है। अगर मैं पेन्स को ऐसे जचा देता हूं ना सिलेंड्रिकली तो उनके बीच में तो गैप रहेगा, और उस सिलेंडर को मैं कहीं पर गाड़ देता हूं अगर मेम्ब्रेन के अंदर, तो चारों ओर तो आपके पेन्स हैं और सेंटर पे छेद रह गया जिसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाएंगे क्या,
आपके अलग अलग कंपोनेंट्स, मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा सारा का सारा फ्लूइड और हो जाएगी लाइसिस और इंसेक्ट की हो जाएगी डेथ। ये है बीटी कॉटन का एक्शन का मैकेनिज्म। ये आपका कॉटन है खिला खिला। अगर आपका यहां पर कॉटन बॉलवर्म काम कर गया होता, इंसेक्ट यहां पे अगर अपना जलवा दिखा गया होता, तो आपको इतना बढ़िया कॉटन नहीं देखने को मिलता। डंडी रह जाती नीचे, सिर्फ ऊपर का सारा जो व्हाइट माल है ये साफ हो गया होता। तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। बीटी टॉक्सिन जो है इसके अलग अलग जीन है, और अलग अलग जीन जाहिर सी बात है अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे जो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। एक बीटी सब इंसेक्ट्स को नहीं मार सकता। अगर आपको कॉटन को बचाना है एक पर्टिकुलर इंसेक्ट से, तो आपको स्पेसिफिक जीन इनकॉर्पोरेट कराना होगा कॉटन के अंदर। जैसे आपको कॉटन बॉलवर्म से बचाना है कॉटन को, तो आप अलग प्रकार के क्राई जीन्स इसके अंदर डालोगे। अगर आपको कॉर्न बोरर से बचाना है कॉर्न को, तो आप अलग प्रकार के क्राई जीन्स डालोगे। तो दे आर वेरी इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, नॉट ऑल बट ज्यादातर जो है आपके इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। काफी होते हैं विच आर नॉन स्पेसिफिक, कुछ ऐसे हैं जो कि मल्टीपल इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है दे आर वेरी स्पेसिफिक। सो द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन दैट इज नेम्ड क्राई। मैंने आपको पहले बता दिया था ये जो टॉक्सिक प्रोटीन्स बनते हैं इनके जीन का नाम है क्राई। तो अगर आप क्राई 1AC डालते हो और क्राई 2AB डालते हो, तो आपका कॉटन बॉलवर्म से आपको राहत मिल जाएगी। और अगर आप क्राई 1AB डालते हो तो कॉर्न बोरर से आपको राहत मिल जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर मेरी एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूं कि अगर नाम बड़ा है तो एक आधी चीज यहां पर बड़ी देखने को मिलेगी। अब नंबर यहां पर कौन कौन से हैं? नंबर आपके हैं यहां पर 1 और 2, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। अल्फाबेट कौन से आपके? A, B और C, A, B और C। अब नंबर आपका एक ही आ रहा है, तो 1 को हम क्या कंसिडर करेंगे? छोटा नंबर। B को कंसिडर करेंगे बड़ा नंबर। और यहां पर AB को हम लोग कंसिडर करेंगे छोटे अल्फाबेट, C को कंसिडर करेंगे बड़ा अल्फाबेट, क्योंकि बाद में आ रहा है। तो कॉटन बॉलवर्म का नाम बहुत बड़ा है, कॉटन बॉलवर्म का नाम बहुत बड़ा है। नाम बहुत बड़ा है तो किसके अंदर ये डिजीज कॉज कर सकता है? और इसको रोकने के लिए कौन से पर्टिकुलर क्राई जीन्स चाहिए? या तो इसके अंदर चाहिए क्राई 1AC। अब देखो क्राई 1 तो छोटा है, A भी छोटा है, C आपका बड़ा है। C आपका बड़ा हो गया तो आपका या तो ये चाहिए या आपको चाहिए क्राई 2AB, क्राई 2AB। अब A और B छोटे हैं लेकिन 2 बड़ा हो गया यहां पर। तो कॉटन बॉलवर्म जिसका नाम बड़ा है उसमें या तो C बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा। अब नॉर्मली ऐसे निकाल सकते हैं, कॉर्न बोरर नाम छोटा है तो इसके अंदर सारी चीजें छोटी आ जाएंगी। क्राई, अब छोटा नंबर क्या था? 1, और AB आपके छोटे थे, क्राई 1AB। सिंपल सी बात है। कोई आपका 2 नंबर नहीं आया, कोई आपका C अल्फाबेट नहीं आया। अगर C अल्फाबेट आ गया या 2 नंबर आ गया तो ये कॉटन बॉलवर्म को मारेगा। अगर 1AB है, कोई 2 नंबर नहीं है, कोई AC नहीं है, तो ये कॉर्न बोरर छोटे नाम वाले को मारेगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मेरी 12th क्लास में मैंने ऐसे ही याद किया था, अभी तक भी मुझे इसीलिए याद है क्योंकि अच्छी ट्रिक बनाता हूं मैं। चलो यार, अब देखो, अब आती है एक बहुत मस्त टेक्नोलॉजी जिसका नाम है RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। डबल स्टैंडर्ड RNA आपको यहां पर बनाना रहता है। कैसे काम करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए आपका हमने जो बेसिक बीटी वाला मैकेनिज्म था वो देखा। अब आप अगर समझ लो कोई नेमाटोड अटैक कर रहा है प्लांट के ऊपर, कोई एस्केलमिंथ अटैक कर रहा है, कोई राउंड वर्म अटैक कर दे रहा है। नेमाटोड का मतलब क्या है आपका? राउंड वर्म। कोई राउंड वर्म अगर अटैक कर दे रहा है तो क्या करोगे? तो टोबैको के प्लांट के अंदर, स्पेशली टोबैको प्लांट की रूट के अंदर आपका नेमाटोड अटैक करता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? नेमाटोड इन्फेस्टेशन। और टोबैको की प्रोडक्टिविटी की बैंड बच जाती है, प्रोडक्टिविटी एकदम लो हो जाती है। तो आपको यहां पर क्या करना है? टोबैको को बचाना है नेमाटोड से। तो आप किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे? RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। कैसे काम करती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक नेमाटोड है जिसका नाम है मेलोडीजीनी इनकग्निशिया। अब मेलोडीजीनी इनकग्निशिया है, ये कहां इन्फेक्ट करती है? रूट को इन्फेक्ट करती है टोबैको प्लांट पे। इस पे मैं इतना जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में।
और रूट पे क्योंकि इफेक्ट करती है, तो रूट अगर खराब तो पूरा प्लांट खराब। देखो कहा जाता है कि हर चीज की नींव मजबूत होनी चाहिए, अगर जड़ खराब है तो पूरे प्लांट के अंदर चीजें नहीं पहुंच पाएंगी बहुत बेहतर तरीके से। तो यहां पर जो आपकी टोबैको उसकी ईल्ड काफी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी एकदम कम हो जाती है। तो आरएनए इंटरफेरेंस नाम की स्ट्रेटजी यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस इन्फेस्टेशन से बचाती है टोबैको प्लांट को। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब आपका देखो, अगर यहां पर इस नेमाटोड का कोई जीन है, तो इस नेमाटोड का कोई जीन है यानी डीएनए है, ये आपका क्या कर रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा, तभी तो बीमारी कॉज कर पा रहा है आपका नेमाटोड। तो डीएनए क्या करेगा, आरएनए में कन्वर्ट होगा, और आरएनए आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन क्या कॉज कर रहा है, ये प्रोटीन आपकी बीमारी कॉज कर रहा है, यानी डिजीज कॉज कर रहा है। व्हाट इफ आई स्टॉप दिस इन्वेजन ओवर हियर, अगर मैं आरएनए पर ही इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टॉप कर दूं, तो क्या मुझे बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर मैं आरएनए को ही एक्सप्रेस होने से रोक दूं, तो क्या प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन आपका बनेगा ही नहीं। अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो बीमारी ही कॉज नहीं होगी, और अगर बीमारी कॉज नहीं होगी तो समाधान ही है। भाई बीमारी से ही तो हमें रोकना था, बीमारी से हमने रोक लिया। इसे आप क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, यानी आप आरएनए की जो एक्सप्रेशन है, आरएनए का जो प्रोटीन में कन्वर्जन है, इसको इंटरफेयर कर देते हैं कि भाई आरएनए को मैं प्रोटीन में नहीं कन्वर्ट होने दूंगा, इसको मैं रोक लूंगा रास्ते में, क्योंकि प्रोटीन बन गया तो गड़बड़ है, तो उससे पहले मुझे कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज आई विल स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए so that it won't be getting converted into protein and ultimately I'll get my defense, मुझे मेरा डिफेंस यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोट्स। दुनिया के जितने भी यूकैरियोट्स हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सबके अंदर आरएनए इंटरफेरेंस नाम का मैकेनिज्म होता ही है। क्योंकि हमारे अंदर अगर आप देखोगे तो यूजुअली अगर आप देखेंगे देयर इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हिच यूज्ड टू गेट इटसेल्फ कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वही आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स से, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इनसे सिर्फ एक सिंगल आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, और ये सिंगल आरएनए का स्ट्रैंड जो है यही प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, यही आपके कोडॉन्स कैरी करता है। अगर मैं इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर कहीं से दूसरा स्ट्रैंड ला करके चिपका दूं इसके कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। क्या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रांसलेशन शो कर सकता है? द आंसर इज नो। यहां पर मैं बकायदा लिख देता हूं, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो इट कैनॉट शो ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए आपको चाहिए कि ये जो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसके ऊपर क्या आकर के बैठ जाए, इसके ऊपर आपके राइबोसोम्स की यूनिट्स आकर के बैठ जाए, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। अब अगर सिंगल स्ट्रैंड नहीं है तो कोई राइबोसोम की बाइंडिंग नहीं होगी। अगर राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्रीज ही बाइंड नहीं कर रही तो कोई प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, यानी मैं इंफेक्शन से बचा सकता हूं अपने प्लांट को अगर मैं यहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का प्रबंध कर दूं। अब वो प्रबंध कैसे होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ये सारे के सारे यूकैरियोट में स्ट्रेटजी तो है, हर यूकैरियोट में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। भाई दूसरा स्ट्रैंड अगर तुम लाकर रख देते हो, काम खत्म। तो आरएनए साइलेंसिंग तुम कर सकते हो। आरएनए साइलेंसिंग मतलब यूकैरियोट्स के अंदर अगर आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बन चुका है, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन तो करेगा नहीं। ट्रांसलेशन कर रहा था यानी एक्सप्रेस कर रहा था, अब एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो कुछ नहीं बना रहा, चुपचाप आराम से बैठा है, यानी साइलेंस हो गया है। साइलेंसिंग मतलब इट इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटीन, इट इज नॉट गेटिंग इटसेल्फ एक्सप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बना है। क्यों बना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको करवाना ही ये था, तो आप क्या करते हो, एक तो आपका आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा। मेरे भाई अगर यहां पे आपका वॉर्म एंटर कर चुका है इनटू प्लांट, अगर वॉर्म एंट्री मार चुका है इनटू प्लांट, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो लेकर आया होगा अपना। भाई पैथोजन है, कहीं पर घुसा है, कुछ तो इज्जत है ना, डीएनए तो लेकर घुसेगा। डीएनए को इसने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर दिया है। दो डीएनए के स्ट्रैंड से एक ही आरएनए स्ट्रैंड बनता है। एक आरएनए का स्ट्रैंड आपको बनाया है, आपको दूसरा आरएनए का स्ट्रैंड देना है। कहां से दोगे? अब आप कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का स्ट्रैंड कहां से दोगे? आप इन्फेक्शन करा दोगे बाय आरएनए वायरसेस, यानी कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जहां पर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल।
जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है भाई, टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसमें क्या है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे देखो। तो क्या हो जाता है, आप या फिर कोई भी वायरस आप कंसिडर कर सकते हो जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो वो आपका जा सकता है किसी इंडिविजुअल के अंदर। और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिनको आप क्या बोलते हो, ट्रांसपोजोन्स, ये ट्रांसपोजोन्स किसने डिस्कवर किए थे, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स बारबरा मैकक्लिंटॉक, और मैम को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं, इन्हें आप प्यार से बोलते हैं जंपिंग जीन्स। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, यानी मोबाइल हैं, चल सकते हैं। जंपिंग जीन्स भी इन्हें कहा जाता है, फुदकते रहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये दो आपकी सोर्सेज हो सकती हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की। लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज दैट हाउ दे बेसिकली वर्क। अब देखो आरएनए इंटरफेरेंस कैसे काम करता है, मैं आपको बता देता हूं। आपके सेल के अंदर, समझ लो आप एक प्लांट हो, आपके सेल के अंदर एंटर कर चुका है नेमाटोड या नेमाटोडा। अब एंटर कर चुका है तो नेमाटोडा के पास सेल्फ डीएनए होगा, खुद का डीएनए लेकर आया होगा, भाई इज्जत है जमाने में, सेल्फ डीएनए लेकर आया होगा। इस सेल्फ डीएनए की मैं शक्ल यहां पर बना देता हूं। सेल्फ डीएनए एक है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, व्हाटएवर इट इज यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। यह इसका सेल्फ डीएनए। अब सेल्फ डीएनए अगर आपका प्रोटीन बनाना चाहता है तो ये क्या बनाएगा, सबसे पहले अगर ये प्रोटीन बनाना चाहता है तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा और बनेगा आरएनए। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, नॉर्मल सी बात है, और क्या बनेगा आपका डीएनए की जगह एमआरएनए बन जाएगा, और एमआरएनए आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड बनेगा, यानी ऊपर जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम था इट हैज एक्ट एज अ टेम्पलेट। दो जो डीएनए स्ट्रैंड है सिर्फ एक ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, तो एक एमआरएनए स्ट्रैंड आपका बन गया, सिंगल स्ट्रैंड बनेगा। और आगे चल के अगर यहां पर हो जाती है ट्रांसलेशन, अगर आपकी हो जाती है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के बाद बन जाता है अमीनो एसिड का एक पर्टिकुलर प्रोटीन, एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए आरएनए है, वैसे आपका एन टू सी टर्मिनस आपका प्रोटीन बन चुका है। तो ये क्या बना, ये आपका प्रोटीन बना या पॉलीपेप्टाइड बना ट्रांसलेशन के बाद, और इस प्रोटीन से क्या हो गई, डिजीज हो गई, बीमारी हो गई, क्योंकि ये अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। डिजीज आपकी पहुंच रही है इस नेमाटोडा की वजह से प्लांट के अंदर। आपको अब क्या करना है, आपको अब इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ढूंढ लेना है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मैंने इस एमआरएनए के सीक्वेंस का पता लगाया कि एमआरएनए कौन है। नेमाटोडा का आइसोलेट कर लूंगा मैं आरएनए और उसका सीक्वेंस पता लगा लूंगा। इसके कॉम्प्लीमेंट्री मैंने एक और आरएनए तैयार कर लिया और उसे डाल दिया एक वायरस के अंदर। अब वायरस जो है इसके पास आरएनए है, तो वायरस आया, वायरस क्या लेकर के आया, वायरस लेकर के आया आपका आरएनए जीनोम, आपका आरएनए जीनोम लेकर आया। आरएनए जीनोम जो है ये आपका सिंगल स्ट्रैंड यहां पर बना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये ऐसा सिंगल स्ट्रैंड है जो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसे आप कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बोल सकते हो। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है ये, इस वाले के कॉम्प्लीमेंट्री है, इस वाले के कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी ये जो 5 प्राइम है ये यहां पर जाकर बाइंड कर जाएगा इस 3 प्राइम पे, ये जो 3 प्राइम है ये इस साइड बाइंड कर जाएगा 5 प्राइम पे, तो ओवरऑल एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तैयार हो जाएगा। ये दोनों जब बाइंड होंगे, जब ये दोनों बाइंड हो जाएंगे, जब इन दोनों में बाइंडिंग हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम दूसरा स्ट्रैंड, क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। क्या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्सप्रेस कर सकता है, नहीं कर सकता। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये अपने आप को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो इसके अंदर कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। ये बात समझ में आई। एक स्ट्रैंड आपका पहले से था, आपने एक स्ट्रैंड डाल दिया। ये किससे आया, ये स्ट्रैंड आपका वायरस से आया, वायरस से आया। दूसरी बात, यहां पर आपके ट्रांसपोजोन्स हैं यानी जंपिंग जीन्स हैं। अब ट्रांसपोजोन्स क्या करते हैं, ये आपका एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट है, इस डीएनए के सेगमेंट में ये जीन यहां पर था, ये जीन यहां से उछलता है और आपका यहां पर पहुंच सकता है, यानी अपनी प्लेस को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, या तो ये जो डीएनए है ये आपका डीएनए ही बना सकता है और ये डीएनए आपका इस जगह पर इनकॉर्पोरेट हो सकता है, या तो ये डीएनए क्या कर सकता है, ये डीएनए आपका पहले आरएनए बना सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और फिर आपका दोबारा से डीएनए बना सकता है। यानी पहले आपका डीएनए आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से
और आरएनए डीएनए बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। यहां पर क्या हुआ ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर क्या हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना था, ये आप क्या कर रहे हो, ये आप यहां पर इस्तेमाल कर ले रहे हो बाइंड करने के लिए आपके इस पहले से पड़े हुए सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए के साथ। तो आपके जो नॉर्मल ट्रांसपोजोन्स होते हैं या जंपिंग जीन्स होते हैं, जो आपके नॉर्मल ट्रांसपोजोन्स हैं, जो आरएनए नहीं बनाते, जो आपका डीएनए इंटरमीडिएट बनाते हैं, यानी डीएनए की फॉर्म में वो कट हुए एक जगह से दूसरी जगह जाकर चिपक गए, इनको आप नॉर्मल ट्रांसपोजोन कहते हो। नॉर्मल ट्रांसपोजोन नॉर्मल है। लेकिन मेरे भाई, अगर आपका ये पहले डीएनए से आरएनए बनाते हैं, आरएनए से दोबारा डीएनए बनाते हैं, तो ये आपके रिवर्स है। इनको क्या बोलते हो आप लोग, रेट्रो ट्रांसपोजोन। रेट्रो ट्रांसपोजोन। और ये रेट्रो ट्रांसपोजोन जो है ये आरएनए बनाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये रेट्रो ट्रांसपोजोन आरएनए बना रहे थे, इनका इस्तेमाल आपने किया आरएनए के एक स्ट्रैंड को जुटाने में, और अल्टीमेटली या तो यहां से आरएनए आ जाएगा, दूसरा आरएनए आपका नेमाटोड का है ही, इन दोनों में बाइंडिंग हो जाएगी, क्या बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, और क्या हो जाएगा, आपके आरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी। यही बात है, ये बात आपके यहां पर खत्म हो जाती है। तो आरएनए साइलेंसिंग आपकी ऐसे हो गई। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट अगर ना मिले तो मैं स्लाइड ऐड कर दूंगा। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ना लेने की बजाय इसको हाथ से बनाएं, जिससे कि आपको एग्जैक्टली समझ में आए। एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है। तो अब देखो क्या हुआ, अब आपका आरएनए इंटरमीडिएट बनाने वाला जो रेट्रो ट्रांसपोजोन था, उसको मैंने यहां पर इस्तेमाल किया। तो आरएनए इंटरमीडिएट बनाने वाले को क्या बोला मैंने, रेट्रो ट्रांसपोजोन बोला। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का टीआई प्लाज्मिड जो था, उसके टीडीएनए को हटाकर मैंने क्या डाल दिया था, इंपॉर्टेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये बात हो चुकी थी। तो अब मैं क्या करता हूं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का इस्तेमाल करता हूं, और मैं क्या करता हूं, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन जो है, जो डीएनए जो है मेरा, इसे इंट्रोड्यूस कर देता हूं इनटू द होस्ट प्लांट। अब ये डीएनए अगर अंदर चला गया है होस्ट प्लांट के, तो डीएनए भी क्या बनाएगा, डीएनए आगे चल के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। आपके नेमाटोड ने क्या किया, नेमाटोड ने प्लांट में जाकर के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया। अब मैं एक और जो डीएनए डाल रहा हूं, जीन डाल रहा हूं, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। लेकिन काम की बात क्या है कि ये आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा वो पुराने वाले आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जिससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन सके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है आपके होस्ट सेल में आ जाएंगे। एक स्ट्रैंड आपका बनाया हुआ था नेमाटोड ने, दूसरा स्ट्रैंड दे दिया मेरे इंसर्टेड जीन ने, जो मैंने इंसर्ट कराया है जानबूझ के। तो ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना बैठे, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो आरएनए इंटरफेरेंस चालू हो गई। आपके नेमाटोड जो है उसकी यहां पर ऐसी तैसी हो गई, वो आगे इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके टोबैको की रूट क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। Thus, parasite cannot survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA। अगर नेमाटोड जो आरएनए लेकर आया था उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मेरे पास है, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना तय है, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं कर पाएगा आपका नेमाटोड, कोई बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा। इसे आप क्या कहते हैं, आरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म। अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एप्लीकेशन इन मेडिसिन, यानी मेडिसिन के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन है। आप जेनेटिकली रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया से इंसुलिन कैसे बना सकते हैं, आप डायग्नोसिस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बायोथेरेप्यूटिक्स कैसे बना सकते हैं, आप जीन थेरेपी कैसे कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो एप्लीकेशन इन मेडिसिन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या तो एली लिली कंपनी के बारे में पूछ लेगा, इंसुलिन के मैकेनिज्म के बारे में पूछ लेगा, कैसे एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में पूछ लेगा, स्टेप्स दे देगा, अरेंज करो भाई सही स्टेप कौन सा है। 1000 क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इसको टैकल हम लोग कर लेते हैं।